नमस्कार। मनी मंत्र के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और जुलाई का महीना अब खत्म होने को है और इसके साथ ही व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। इस बार भी आप आईटीआर फाइल करने से अगर चूक गए तो आपको जुर्माना और जुर्माने की राशि पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। तो लगभग हर आम और खास वाजिब तरीके से करों में बचत करने की सोचता है और ऐसे में यह वक्त है आईटीआर फाइल करने के तरीके और टैक्स प्लानिंग के बारे में जानने का। क्यों जरूरी है ये टैक्स प्लानिंग, किस तरह से टैक्स प्लानिंग की जाए और इसके लिए क्या कुछ है जरूरी। इसके साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि टैक्स देने के लिए हर पात्र व्यक्ति के लिए टैक्स देना आखिर जरूरी क्यों है और इसके क्या कुछ लाभ हैं। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वेद जैन, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। तो निश्चित तौर पर आप इनके साथ में अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और इसके लिए दर्शकों आप हमें हमारे इस कार्यक्रम के साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लें 011-233-87-031 पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बार हम फोन नंबर फिर से आपको बता दें 011-233-87-031। इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और वेद जी से इसके ऊपर जवाब आपको मिल सकता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वेद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि इनकम टैक्स भरने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों के लिए, मसलन अगर कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा है, तो उसके लिए क्या सभी के लिए एक ही डेडलाइन है या अलग अलग डेडलाइंस हैं? और इसके साथ ही साथ आईटीआर भरने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? जब हम आईटीआर भरने के लिए बैठें तो कौन से कागजात हों, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास? देखिए, जो आपका जो पहला सवाल है जी, वो ये है कि डेडलाइन जो डेट रिटर्न भरने की वो क्या होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मल जो डेडलाइन इनकम टैक्स में बनाई है वो 31 जुलाई बनाई है, 31 जुलाई। पिछले 2 वर्षों में 2020 और 21 में क्योंकि कोरोना था तो वो डेट टाइम टू टाइम पड़ती रही, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं लगता। तो जो नॉर्मल डेट है वो 31 जुलाई 22 है, 2022 है, जैसे आपने कहा। तो सभी करदाताओं को भरना है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है। एक तो वो है कंपनी, जैसे कंपनीज के केस में जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर आगे की हुई है, 31 अक्टूबर को की हुई है। जिनके ऑडिट होते हैं उनके केस में भी ये डेडलाइन 31 अक्टूबर रखी है, लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको 1 महीने पहले 30 सितंबर तक फाइल कर देती है। तो साधारण नागरिक के लिए, हर वर्ग के लिए रिटर्न भरने की जो डेट है वो 31 जुलाई है। मैं ये भी बता दूं कि किन किन लोगों के लिए ये रिटर्न भरना जरूरी है। अगर कोई एक साधारण इंडिविजुअल है जिसकी आयु 60 वर्ष से नीचे है, उसको और उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2.5 लाख या ज्यादा है, उसको रिटर्न भरनी जरूरी है। एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, उसकी अगर इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत है। इसी तरह से वेरी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 साल से ज्यादा है और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ और भी ऑब्लिगेशन हैं जिसके लिए रिटर्न भरनी जरूरी होती है। जैसे कि आपने कोई करंट अकाउंट में साल मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा पैसे जमा कराए, कोई फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान है जिसके अंदर आपको एक रिटर्न भरनी जरूरी है। तो अब की बार की ये डेट 31 जुलाई है 2022, जिसमें सब लोगों को अपनी रिटर्न भरनी है। और जो फॉर्म है वो डिफरेंट तरह के लोगों के लिए बनाए गए हैं कि कौन सा फॉर्म है। सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म बनाए गए हैं। 7 तरह के इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म है जो डिफरेंट टर्म के फॉर्म है, और आपको सही तरह का अपना रिटर्न फॉर्म चुनना होता है। सबसे आसान रिटर्न फॉर्म नंबर आईटीआर 1 कहते हैं, जो कि एक सैलरी या पेंशन के लिए लागू होता है जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, जिसकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा की इनकम नहीं हो और कोई इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट वगैरह की हो। लेकिन ये फॉर्म उन लोगों रेजिडेंट के लिए अलाउड होता है, बाकी लोगों के लिए अलाउड नहीं होता है। और अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, कोई और सोर्स की इनकम है, तो फिर ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। उस केस में आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा इसके लिए बनना। जो बिजनेस वाले केसेस हैं उनके लिए नॉर्मली आईटीआर 3 और आईटीआर 4 या इन दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ती है।
अगर आपकी कोई इनकम ऐसी है जिसमें प्रेजेंटिव मॉडल टैक्स आता है तो वो करना पड़ता है। जी। जो आपको ध्यान रखना है जब आपको रिटर्न भरनी है, तो दो चीजें आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी वर्ष 21-22 यानी 1/4/21 और 31/3/2022 के बीच में जो भी आपकी इनकम हुई है उसका पूरा विवरण आपके पास होना चाहिए। जी। ये इनकम क्या हो सकती है, सैलरी हो सकती है, जी, पेंशन हो सकती है। किन किन चीजों की जरूरत है और अब क्या कौन से कागजात लेकर बैठे, इस पर आपसे जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स लगातार फोन कर रहे हैं। प्रियंका मुंबई से कॉल कर रही हैं, उनका फोन ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियंका, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने तीन से ज्यादा कंपनियां चेंज की है और पहले की कंपनियों में डिफॉल्ट न्यू रेजिम में डाल दिया है, तो ऐसी सिनारियो में हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? जब का टैक्स आईटीआर रिटर्न के टाइम में कुछ सजेशन मिल सकता है? जैन साहब। नहीं, देखिए आपने अगर 3 कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की है तो आपको अपनी जब आयकर की विवरणी भरनी है तो आपने तीनों कंपनियों की इनकम दिखाई। उन्होंने फॉर्म 16 में क्या किया वो एक अलग इशू है। आपकी आयकर की विवरणी ठीक होनी चाहिए। आप उसमें पूरी डिटेल भर सकते हैं कि आपको कितनी कितनी सैलरी किस किस में मिली है, कितना टैक्स काटा है, और उन तीनों का एग्रीगेट करके जो भी आपकी टैक्स बनता है आप उसकी कैलकुलेशन सबमिट कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि आपके 26 AS में ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। मैं जो समझ रहा हूं आपके क्वेश्चन में कि शायद एम्प्लॉयर ने कोई गलती की है, उस गलती को आप रिटर्न भरते समय अपने यहां से ठीक कर सकते हैं। जी, उम्मीद है प्रियंका जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वेद साहब, आप बता रहे थे कि किन चीजों की जरूरत होती है अगर इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जब बैठे, तो कौन कौन से कागजात है, क्या कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है कि आपके हाथ में आपकी जो इनकम का सोर्स है, जैसे सैलरी है, पेंशन है या जो कोई बिजनेस है, उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि आपने ड्यूरिंग द ईयर बैंक अपना अकाउंट लेके जरूर बैठे, जितने भी बैंक है उसके डिटेल लेके बैठे। 1/4/21 और 31/3/2022 के बीच में जितने भी बैंक में क्रेडिट एंड डेबिट है, बहुत सारा इंटरेस्ट आता है, कभी डिविडेंड की इनकम आती है, आपने कोई निवेश किया हुआ है, कोई फिक्स डिपॉजिट बनाई है तो उसकी डिटेल आई हुई है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इनकम उसमें दिखानी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आज की डेट में कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन होने के बाद सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी है, तो आपको उसको मैच करना है। इसी तरह से आप 26 AS जो आपकी आज की डेट में अवेलेबल होता है वो डाउनलोड कर लें, वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करता है। इसी तरह से आज की डेट में टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी भी आती है, जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर, बड़ी ट्रांजैक्शन जितनी की है, वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में एक ऑब्लिगेशन है इंस्टीट्यूशन वगैरह का रिपोर्ट करने का। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो 30 लाख से ज्यादा खरीदी है तो वो ऑटोमेटिकली वहां रिपोर्टिंग में आती है, तो वो आप उसको वेरीफाई करके उसको टिक करिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह आपने कहीं निवेश किया तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। इसी तरह से अगर आप आपको इंटरेस्ट मिला है, कोई किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं, कोई बैंक से इंटरेस्ट मिला है, ये सारा करिए। इसके अलावा जो आपको छूट मिलती है, जैसे आपने कोई प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराए हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, कोई आपने कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हैं, उसकी छूट मिलती है। इसी तरह से एक बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी सेविंग के ऊपर 10,000 की छूट मिलती है, सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की छूट मिलती है। तो ये अगर सारी डिटेल आप लेके बैठेंगे तो मुझे लगता है, देखिए रिटर्न भरना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, रिटर्न भरना एक कंप्लायंस है और एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, लीगल कंप्लायंस है, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समय निकालकर आपको करना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग सैलरी का एक 16 फॉर्म ले लेते हैं और सिंपल उसके बेस पर रिटर्न भरने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। बैंक स्टेटमेंट और फिक्स जितना निवेश किया है उसकी सारी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। आज की डेट में डिविडेंड इनकम पे पूरा टैक्स लगता है, पहले डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती थी, तो बहुत सारे लोग डिविडेंड इनकम को रिपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डिविडेंड इनकम को रिपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटता है, तो उसका भी ध्यान रखें। जितना भी आपका टीडीएस कटा है वो सारा क्रेडिट करें, और जो इनकम जिसपे टीडीएस नहीं कटा उसको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से अपने सारे साल में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है उसको इंक्लूड करके एनालाइज करके वो रिटर्न भरनी जरूरी है। जी जी, हमारे साथ में यहाँ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जयपुर से कॉल कर रहे हैं, प्रांजल जी। प्रांजल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा सवाल है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं 1 साल से गवर्नमेंट कॉलोनी में रह रहा था। अब मैं जिस कॉलोनी में रह रहा था, मुझे उस कंपनी वो जिस गवर्नमेंट कंपनी कॉलोनी में रह रहा था, मुझे पर मंथ रेंट के तौर पे 7,000 रुपए का रेंट पे करना पड़ रहा था और HRA नहीं मिल रहा था मुझे। तो क्या मैं इस रेंट को 80GG के अंडर में टैक्स रिबेट में क्लेम कर सकता हूँ, डिडक्शन में? जैन साहब, देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। लॉ बहुत क्लियर है। अगर आपको एक सैलरी की इनकम अवेलेबल होती है तो 2 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और उसकी आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहें तो टू द एक्सटेंट ऑफ 10% रेंट के ओवर एंड अबव वो आपको एग्जम्पशन मिलती है। मुझे लगता है कि आपके केस में शायद हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिल रहा है। जो मेरे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो नॉर्मली आपको मिलना चाहिए। अगर सरकार ने आपको मकान नहीं दिया हुआ तो नॉर्मली हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला हुआ है और आप अगर रेंट दे रहे हैं तो जैसे आपने सेक्शन 80GJ का कहा वो बिल्कुल करेक्ट है। उसकी कैलकुलेशन करके आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। रेंट की रसीद और डिटेल आपको देनी पड़ेगी और कितना रेंट आपने दिया वो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जी वेद जी, जब हम बात करते हैं टैक्स फाइलिंग की तो टैक्स प्लानिंग की भी बात आती है। क्यों जरूरी है टैक्स प्लानिंग? कैसे एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक निश्चित आय वाले व्यक्ति टैक्स की प्लानिंग कैसे करे? क्या कुछ जरूरी तत्व हैं इसके? देखिए, हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि टैक्स को मिनिमाइज किया जाए जी, और दूसरी तरफ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी ये वो है प्लानिंग है कि अगर लोग आप अपनी लाइफ के बारे में अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं, अपनी आगे निवेश के उसकी और जो उसकी जो छूट मिलती है वो एनकरेज करी जाती है कि आप करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी इनकम टैक्स में छूट दी हुई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट छूट तो आती है लॉन्ग टर्म सेविंग्स की, कि लाइफ इंश्योरेंस आप अपना कराना चाहते हैं, आपने प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा कराए हैं उसकी छूट मिलती है। कोई ट्यूशन फी बच्चों को दी है उसकी छूट मिलती है। कोई आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हैं जो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट बैंक से कराए हैं उसके नाम की छूट मिलती है। ये एक बास्केट बनाई हुई है सरकार ने, डिपेंडिंग कि आप किस एज में हैं, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए तक की इसके अंदर छूट कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज की नॉर्मली प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन होती है, वो छूट मिल जाती है। अगर किसी को लगता है कि ही इज ओनली ब्रेड विनर अर्नर, तो उसको लगता है कि कल को लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जो लिया उसकी छूट मिल जाती है। बच्चों की जो पढ़ाई के ट्यूशन फीस है उसके नाम की छूट मिलती है। एक ये सरकार ने छूट दी है। इसी तरह से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है 80D का, जिसके अंदर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में जो प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट मिलती है। तो वो भी आप टैक्स प्लानिंग में ले सकते हैं कि हर साल आप अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 25,000 रुपए और आपके 60 साल से ज्यादा है तो 50,000 रुपए। और पेरेंट्स भी अगर उसमें है तो उसकी भी एक एडिशनल छूट मिलती है अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उनकी एज 60 साल से ज्यादा तो 50,000 रुपए तक की, उसके ऊपर भी अगर प्रीमियम देते हैं तो वो छूट मिलती है। इसी तरह से जो सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट जमा कराते हैं, जो मैंने कहा 80TA में आपको 10,000 रुपए की उसके नाम की छूट मिलती है। इसी तरह से हाउसिंग लोन, जो अगर आपका लॉन्ग टर्म में आपने लगा कि मकान बनाना भी जरूरी है और आपने मकान बनाया है और कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी छूट मिलती है। जो इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट करते हैं वो 80C में उसकी भी छूट मिलती है। तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जो करनी होती है। कभी कभी एक छुपी टैक्स प्लानिंग भी होती है कि भाई आपके ड्यूरिंग द ईयर में कोई इनकम का सोर्स आ रहा है, साथ में कोई लॉस भी नजर आ रहा है, तो आप उसको भी दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जेन्युइन आपने कोई निवेश किया जिसमें लॉस हो रहा है, कोई निवेश किया जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आपने सेल किया प्रॉफिट वाले को तो लॉस वाले को भी अगर आप सेल करते हैं तो आपकी वो इनकम सेट ऑफ हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल लीगल प्लानिंग है। मैं टैक्स प्लानिंग इसलिए कहता हूं कि ये आज साधारण नागरिक को अपने जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको रास्ता बताता है कि आप ये कर लीजिए। जी, वो प्रोत्साहित करता है। निश्चित तौर पर सरकार भी प्रोत्साहित करती है कि आप टैक्स प्लानिंग करें और टैक्स में बचत के लिए तो ढेर सारे प्रावधान हैं, जैसा कि वेद जैन जी ने बताया। हमारे साथ में एक कॉलर है देवेंद्र पाल सिंह, जो कि पुणे से कॉल कर रहे हैं। देवेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार वेद सर। नमस्कार। मैं एक सैलरी होल्डर हूँ और मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपने टैक्स प्लानिंग बेहतर के लिए कौन सी रेजीम का चूज कर सकते हैं अपने टैक्स, ताकि हमें थोड़ा लिमिटेड टैक्स पे करना पड़े। ओल्ड रेजीम या न्यू रेजीम कैसे हम तय करें? जी 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 जी। देखिए देवेंद्र जी, आप हैं सैलरीड क्लास और
जो नया रजीम और ओल्ड रजीम की जो प्रोविजन है, सैलरीड क्लास को एक एडिशनल कंसेशन दी है कि आप ईयर टू ईयर अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अदर देन सैलरीड क्लास को ये एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद अगले साल चेंज करने की छूट नहीं। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी इनकम को कंप्यूट करें, वो इनकम कंप्यूट करने के बाद दोनों तरह से आप कैलकुलेशन कर लें कि ओल्ड रजीम जो रेगुलर रजीम है उसके अंदर टैक्स कितना बनता है, और जो न्यू रजीम है जिसके अंदर आपको उसके अंदर क्या टैक्स बनता है। जिसमें भी आपको टैक्स कम लगता है आप उस रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या करना है। अगर इनकम 12 लाख से आपको की सैलरीड क्लास है, 12 लाख से कम की आ रही है, तो बाय एंड लार्ज मेरा ऐसा मानना है कि न्यू रजीम में ही आपको बेनिफिट आएगा, क्योंकि उसमें टैक्स रेट 5, 10, 15, 20 है, जबकि ओल्ड रजीम जो रेगुलर रजीम में है वो सीधा रेट 5 से 20% पे चला जाता है। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी निवेश करके टैक्स प्लानिंग में कितनी छूट ली है। अगर आपने 80C वगैरह के आपके क्लेम ज्यादा नहीं है तो नॉर्मली न्यू रजीम में ही बेनिफिट आएगा, क्योंकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का ये कहना है कि वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप न्यू रजीम में आए और टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो उसमें अगर न्यू रजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपको 80C ये वगैरह की छूटें नहीं मिलती हैं, तो दोनों तो हर साल आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ईयर टू ईयर जो आपको छूट जिसमें आपको टैक्स कम लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। जी, और उम्मीद है कि देवेंद्र जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम इनकम टैक्स की प्लानिंग कैसे करें, टैक्स की प्लानिंग कैसे करें, क्या कुछ सावधानियां बरतें, इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, इनकम टैक्स फाइलिंग के समय किन बातों का ख्याल रखें और क्यों ज़रूरी है इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स भरना। वेद जैन जी हमारे साथ में हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जैन जी, ये सवाल बार बार आता है कि भाई टैक्स भरना सभी के लिए ज़रूरी क्यों है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो गृहिणियाँ हैं या जिनके पास कोई इनकम नहीं है, क्या उनको भी टैक्स भरना चाहिए? नहीं, देखिए पहला सवाल है कि टैक्स क्यों भरना जरूरी है। जी, टैक्स इसलिए भरना जरूरी है कि देश को और समाज को चलाने के लिए जो आपको फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, जो आपको सिक्योरिटी है, जो आपकी कॉमन सर्विसेज है, इसमें जुड़ा हुआ सवाल है कि रिटर्न फाइल करने से और क्या फायदे भी क्या हो सकते हैं। जी देखिए, रिटर्न फाइल करना इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी चार्जेबल इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, तो पहला ऑब्लिगेशन है टैक्स जमा कराना जी, और आप टैक्स पेयर हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि ये भी जैसे आज की डेट में आधार पे है, पैन है, इसी तरह से आपके अगर इनकम टैक्स रिटर्न एक आपको सोसाइटी में और हर जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और हर जगह पे ये क्रेडिबिलिटी देती है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आपको सपोज कीजिए कोई बैंक से लोन लेना है तो वो आपसे जानना चाहेंगे भाई आपकी इनकम कितनी है, जिसके बेसिस पे आपको रिटर्न दी जा सकती है। आपको कोई ट्रेवल करना है, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आप पूछते हैं कि आप विदेश जाके जो खर्चा बियर कर सकते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उसके लिए भी वो एक रिटर्न बहुत जरूरी है।
आज की डेट में। कहीं पे भी आप जाके ये क्लेम करना चाहें कि सब मेरी कैपेबिलिटी या मेरी आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो उसका इंडिकेटर तो इनकम टैक्स की रिटर्न ही है। और एक इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरी है वो आपको इंडिकेट करती है कि आपके आय के सोर्सेज क्या है, और उस आय के सोर्सेज पे आपने जो टैक्स दिया है उसके बेसिस पे दूसरा आदमी और दो भी आदमी जहाँ इंस्टीट्यूशन है वो आपके ऊपर बिलीव कर सकता है, वर्किंग कर सकता है। आपको कोई सिक्योरिटी देनी है, कोई गारंटी देनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई और ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो एक क्रेडिबिलिटी बहुत आती है। और टैक्स इसलिए देखिए, इसीलिए सरकार ने जो है आज की डेट में जो हमारी थ्रेशोल्ड है, जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो सरकार ने थ्रेशोल्ड रखी हुई है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की रखी है, सरकार ने छूट दी हुई है इसके बारे में। तो इसलिए रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। जो आपने पूछा गृहिणी के बारे में, इसमें कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई मैं रिटर्न क्यों भरूं। ये मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में देखिए, आपको एनालिसिस अपनी इनकम का करना जरूरी है। आपके किसी भी सोर्स से अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से इंडिविजुअली ज्यादा जा रही है, तो आपको रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि जैसे आप जो एक जैसे हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी कॉमन फैसिलिटी का यूज करते हैं, तो आप एक एनुअल मंथली मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं। इसी तरह से जिस देश में रहते हैं, वो देश आपको बहुत सारी व्यवस्था देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पार्क हैं, आपकी सड़कें हैं, आपके ब्रिज हैं, रोड्स हैं, और आपकी पंचायत है। तो उसके लिए जो छूट है, तो आपको टैक्स देना उसके लिए जरूरी है, और आप टैक्स भरें। और दोनों तरह से आप अपनी क्रेडिबिलिटी, आप अपनी रेपुटेशन, और इवन अदरवाइज आप अपनी ऑब्लिगेशन जो स्टैट्यूटरी है सरकार की तरफ का, वो समाज की तरफ का, उसके लिए रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर। हमारे साथ में कॉलर है जम्मू से, राजा जी कॉल कर रहे हैं। जी राजा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सर, मेरी डॉटर ने मेरे जो मैंने घर लिया था जूनियर मैच सर्विसेज, उसके अगेंस्ट एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ठीक है, आगे। राजा जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? क्या मुझे इसका टैक्स रिबेट मिल जाएगा या क्लेम कर सकता हूं मैं? वेद जैन जी, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो। मैं समझ गया हूं कि इन्होंने एक लोन मकान खरीदा था ड्यूरिंग सर्विस, उसके मकान के अगेंस्ट में कोई लोन लिया हुआ है जिसपे इंटरेस्ट जा रहा है, उसकी शायद ये छूट चाहना चाह रहे हैं। जी। मेरा इसमें सवाल यह है कि वो पैसा आपने कहाँ यूटिलाइज किया, और उससे जो इनकम आ रही है उसके अगेंस्ट छूट मिल सकती है। मुझे कुछ ऐसे बता रहे हैं, शायद एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया है अपनी बेटी के लिए। जी, बेटी के लिए लिया। तो अगर वो एजुकेशन लोन बेटी के लिए लिया है, तो उसकी जो छूट है वो एक सरकारी प्रोविजन है कि में, उसके बेसिस पे इनको उस ब्याज की छूट मिल सकती है, उसके नाम के जो एजुकेशन लोन की वर्किंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है वो एजुकेशन जो लोन है वो बच्चों ने लिया होगा, बच्चे बेटी ने लिया होगा उसके बाद। जी, चलिए, अगर एक सवाल और भी आ रहा है कि अगर 1 वर्ष या 2 वर्ष तक इनकम टैक्स नहीं रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे, तो जो प्रोविजंस हैं पेनाल्टी के, वो क्या है? क्या कुछ कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? देखिए, वो पेनल्टी के प्रोविजन आज की डेट में बहुत सख्त है। मैं आपको बता दूं, पहले तो ये है कि अगर आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं 31 जुलाई को, तो आपको 5,000 रुपए की एडिशनल फीस आ सकती है। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख से कम है और वो दिसंबर से पहले भरते हैं, तो शायद 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। लेकिन ये पेनल्टी भी आप इसको पेनल्टी नहीं कहते, हम इसको एडिशनल फीस कहते हैं, जो लेट फीस भरी आई है। तो इसलिए मेरा सभी को ये निवेदन है कि अपनी रिटर्न 31 जुलाई को ड्यू है तो जरूर भर दें, नहीं तो ये 5,000 रुपए की एडिशनल फी ऑटोमेटिकली आपको जमा करानी पड़ेगी जब रिटर्न आएंगी। ये एडिशनल फीस है, पेनल्टी नहीं आती है। दूसरा प्रोविजन है कि आप अपनी रिटर्न 31 मार्च तक जैसे 31 दिसंबर तक आप भर सकते हैं अगर लेट भरेंगे, और रिवाइज करने की डेट 31 मार्च है। अगर वो नहीं भरते हैं तो उसके बाद प्रोविजन 2 तरह के आपके सख्त चालू हो जाते हैं। एक तो जो इनकम आपकी है ये माना जाएगा कि आपने इनकम कंसील्ड की है और आपने इनकम रिटर्न नहीं भरी है, तो कंसीलमेंट की पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है, जो पेनल्टी 50% से लेकर 200% तक के टैक्स के ऊपर आ सकती है। साथ के साथ इसमें प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो आज की डेट में इनकम टैक्स के प्रोविजन बहुत स्ट्रिंजेंट है,
जिन लोगों ने पेन लिया हुआ है, जो डिटेल अवेलेबल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारा डिजिटाइज डाटा है। तो इसलिए जैसे आपने देखा होगा अभी आपके पास सभी के पास SMS आ रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न भरिए, आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है। इसी तरह से जब 31 जुलाई को नहीं भरेंगे तो उनका आपको आना लगेगा कि भाई आपने ये रिटर्न नहीं भरी है, आप अभी भी भर सकते हैं लेट फीस के साथ में। और लेट फीस के साथ भी नहीं अगर नहीं जमा कराई तो फिर वो नोटिस प्रोसिक्यूशन के पेनल्टी के इश्यू हो जाएंगे। तो मेरा कहना ये है सभी से कि ये स्टिंजेंट प्रोविजन है और इसके लिए रिटर्न भरना टाइम पे जरूरी है। वेट मत कीजिए, आखिर में आके रश होता है तो जी बिल्कुल। वेद जैन जी, समय लगभग समाप्त हो चुका है, फिर भी एक सवाल और पूछना चाहता हूं जिसका बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ITR भरने पर अगर गलत जानकारी देते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए ये बड़ा अपने आप में बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं, हमें इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो आज की डेट में मैंने जैसे कहा कि दो तरह की अंडर रिपोर्टिंग इनकम होती है और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानते हैं। अगर आपने कोई ऐसी टेक्निकल गलती की है, जो गलती हो गई है, जो अंडर जिसे कहते हैं हम टेक्निकल गलती है, तो हम उसको अंडर रिपोर्टिंग है, उससे 50% पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर मिस रिपोर्टिंग कर दी, यानी आपने कोई इनकम थी जो आपने डिक्लेयर नहीं की, ब्याज की इनकम आई है जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, कोई सेल की थी जिसको आपने इंक्लूड नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी का गेन आया वो आपने इंक्लूड नहीं किया, तो 200% टैक्स की पेनल्टी लग सकती है। यानी कि अगर आपका टैक्स उसके ऊपर बनता है 50,000 तो 2 लाख रुपए तक की उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली है इसके बारे में। जी निश्चित तौर पर तो सभी लोगों को सजग भी होना चाहिए, सावधान भी होना चाहिए और जागरूक भी होना चाहिए अपनी टैक्स प्लानिंग को लेकर के और टैक्स को का जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसको लेकर के। वेद जैन जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा पर आपने विस्तार से चर्चा की, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अब 31 जुलाई, अब एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में आप सभी लोग सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। वक्त बहुत कम बचा है। जिन्होंने अपना अगर टैक्स फाइल नहीं किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें और फाइल करते वक्त तमाम सावधानियां हैं जिनका ख्याल ज़रूर रखें। और सबसे खास बात है कि आप अपना इनकम टैक्स ज़रूर भरें। तो मनी मंत्र के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।